वेलकम टू अवर चैनल सिविल इनसाइट। तो जैसे हमने अपने लास्ट लेक्चर में करा था, हमने पढ़ा बोल्टेड कनेक्शन की सारी हमने थ्योरी करी थी। तो उसी थ्योरी पर बेस आज हम क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको अच्छे समझ आएगी जो से हमारे फॉर्मुलाज वगैरह थे वो कैसे अप्लाई होते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सिविल को नहीं सब्सक्राइब करा तो अभी कर लीजिए। तो देखो, प्रॉब्लम शुरू करने से पहले थोड़ी सी डिजाइन स्पेसिफिकेशंस पढ़ लेते हैं। क्या हमें पिच लेनी होती है, क्या हमें एज डिस्टेंस लेना होता है, तो वो सारा कुछ अभी हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम प्रॉब्लम करते हैं। ज्यादा बड़ा नहीं होगा ये। देखो, सबसे पहले हमारा क्या आता है, द डायमीटर ऑफ द होल शुड बी द नॉमिनल डायमीटर ऑफ द बोल्ट प्लस द क्लियरेंस। ये तो मैंने चलो आपको थ्योरी में भी आपको अच्छे से समझाया था। मैं यहाँ पे फिर भी समझाया था कि मैंने बताया था आपको कि जैसे जब भी हमारा 12 से 14 mm का हमारा डाया होगा बोल्ट का, प्लस आपको 1.0 mm करना है, जिसे हम द क्लियरेंस भी कहते हैं, जिससे हमारा क्या निकलेगा, डायमीटर ऑफ द होल निकलेगा। कैसे, अगर मैं आपको ये एक बार ये वाली इमेज दिखाऊं तो ये तो आपको बोल्ट है, ठीक है, ये तो आपके इसमें बोल्ट लग रहा है, लेकिन जो होल होता है वो थोड़ा सा उससे बड़ा होता है ना, उसका डायमीटर होल में, तभी वो जाएगा ना। अगर बोल्ट की साइज का हो तो वो जाएगा ही नहीं उसमें। तो उसके लिए हमारा होल का डायमीटर थोड़ा सा बड़ा होता है, तो वो हमारी क्लियरेंस हो जाती है। प्लस अगर 12 से 14 हुई तो 1 mm हमें ऐड करना होता है, 16 से 24 हुई तो हमारी 2 mm, और 24 से ज्यादा हुई तो हमें 3 mm उसमें ऐड करना होता है। ठीक है, जब हम क्वेश्चन करेंगे आप उसमें देखना कि हमने यहाँ पे कुछ 16 लिया होता है तो हम 2 ऐड करते हैं। अब देखो, नेक्स्ट आता है पिच पी। पिच P shall not be less than 2.5 D, where D is equal nominal diameter of bolt। ठीक है, तो ये कहता है कि पिच P shall not be less than, मतलब 2.5 D से कम हो ही नहीं सकता, जहाँ पे D आपका डायमीटर है। मतलब कि अगर आप यहाँ पे लगाओ कि अगर आपने 10 mm का लिया तो इज इक्वल टू 25 mm की आपकी इससे ज्यादा तो पिच होनी चाहिए। पिच आपको पता है 2 बोल्ट का सेंटर सेंटर डिस्टेंस होता है, तो पिच आपको यहाँ पे 25 mm से ज्यादा लेनी पड़ेगी। ठीक है, ये हमारा मिनिमम पिच के लिए था। अब आता है पिच पे शैल नॉट बी मोर देन। अब मैक्सिमम पिच के लिए देख लेते हैं कि या तो 16T और 200 mm, विच एवर इज लेस इन केस ऑफ टेंशन मेंबर। जब आपने टेंशन आती है तो या तो 16T और 200 mm, विच एवर इज लेस, मतलब अगर आपको यहाँ पे 16 इंटू थिकनेस हमारी 10 होती है तो 160 हो गया। तो 160 और 200 में से जो भी लेस हुआ वो हमारी सबसे ज्यादा मैक्सिमम हो सकती है। तो 160 हुआ तो 160 हम मैक्सिमम पिच ले सकते हैं। मिनिमम आपकी यहाँ पे कितनी आ रही थी, 25। तो 25 और 160 के बीच में आप कुछ भी ले सकते हो। अगर आपको गिवन नहीं होती तो लेनी है, अगर आपको गिवन है डायग्राम वगैरह में तो आपको नहीं लेनी। याद रखना, ये नहीं कि अगर डायग्राम में आपको गिवन है फिर भी आप ले लो, ऐसा नहीं होता। अगर डायग्राम में नहीं है तो ले लेना। उसके बाद ऐसे सेम हमारे कंप्रेशन मेंबर के लिए होता है। कंप्रेशन में हमारे 12T और 200 mm, विच एवर इज लेस। अब देखो, उसके बाद आता है मिनिमम एज डिस्टेंस शैल नॉट बी लेस देन फर्स्ट 1.7 इंटू डी नॉट होल डायमीटर। जिसे हम डी नॉट हम बोलते हैं ना, वो हमारा होल डायमीटर होता है। होल का जो डायमीटर आपको होता है ना, जो हमने यहाँ से निकाला है, लेस देन 1.7 इंटू डी नॉट इन केस ऑफ शेड और हैंड फ्लेम कट एजेस। जिसमें हम शेड आता है या फिर हैंड फ्लेम कट एजेस जिसमें होते हैं ना, उसे 1.7 इंटू डी नॉट लेते हैं मिनिमम। ये हमारा मिनिमम के लिए चल रहा है, मैक्सिमम के लिए पड़ेंगे। और हमारा इसमें सेकंड क्या आता है, लेस देन 1.5 इंटू डी नॉट इन केस ऑफ रोल्ड मशीन फ्लेम कट सॉन एंड प्लेन एजेस। तो इसमें क्या होता है कि जब आपके मशीन के साथ वगैरह करते हैं या फिर रोल्ड एजेस वगैरह होते हैं ना, तो उसमें आप 1.5 इंटू डी नॉट लेते हो, हमारी मिनिमम एज डिस्टेंस। और अगर आपका हैंड से आप फ्लेम वगैरह करते हो, फ्लेम कट करते हो, तो आपके 1.7 इंटू डी नॉट आपको लेना होता है मिनिमम एज डिस्टेंस। ठीक है, ये तो हमारा मिनिमम का हो गया। अब हम देखते हैं इसमें मैक्सिमम का। तो देखो, अब आता है फिफ्थ, मैक्सिमम एज डिस्टेंस शुड नॉट एक्सीड 12T एप्सिलॉन, वेयर एप्सिलॉन हमारा क्या आता है, अंडर रूट 250 बाई FY, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, 250 बाई FY। अगर बुक्स में कहीं लिखा है हाफ की पावर। ठीक है, तो आपको ये निकालना होता है। FY आपको पता है क्या होता है, यहाँ पे हील स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट होती है, तो वो आपको दिया होता है, तो आप यहाँ पे FY पुट कर सकते हो। जहां से एप्सिलॉन आ गया, एप्सिलॉन से आप इसमें डालोगे T, यहाँ पे थिकनेस ऑफ मेंबर है, जिससे आपकी मैक्सिमम एज डिस्टेंस निकल जाती है। तो मैक्सिमम एज डिस्टेंस का भी आ गया, मिनिमम का भी आ गया, इसके बीच भी जा रहे हैं, जैसे हमने पिच में बोला वैसे आप रख सकते हो। ठीक है, अगर आपको दिया ना हो तो, अगर आपको दिया हुआ है फिर ये चीजों का कोई महत्व नहीं है। जैसे हम क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें सब कुछ दिया होता है, तो ये हम चीजें करेंगे भी नहीं उसमें। अब देखो, एक चीज और आती है कि टैकिंग बोल्ट्स आते हैं। देखो, टैकिंग बोल्ट्स क्या होते हैं, मुझे लगा कि यार शायद थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपसे 2 नंबर में पूछा जा सकता है एग्जाम्स वगैरह में। तो क्या होता है, देखो टैकिंग बोल्ट्स, दीज आर द एडिशनल बोल्ट्स प्रोवाइडेड अदर देन द स्ट्रेंथ कंसीडरेशंस। मतलब कि जो ये बोल्ट्स है, ये हमारे जैसे यूनिटी वगैरह स्ट्रक्चर में लाने के लिए ना, यूनिसन हमारे सेक्शन आ जाए पूरा, जैसे अगर हमारे सारे बोल्ट्स लग रहे हैं, बीच में खाली से लग रहा है, तो उसमें आप लगा सकते हो, लेकिन दे विल नॉट टेक एनी स्ट्रेस। तो ना ही हम इसको स्ट्रेंथ कंसिडरेशन में लेके आते हैं या फिर ना ही इसमें हम स्ट्रेस लगाते हैं। ठीक है, ये बस नॉर्मल बोल्ट्स होते हैं यूनिटी वगैरह के करने के लिए, सेक्शन के लिए। और इसमें देखो पिच लगानी होता है। पिच अब कैसे हम प्लेस करें वो भी तो आपको पता होना चाहिए ना, तो वो कैसे होता है देखो, इसलिए मैंने इसमें लगाया है डिजाइन स्पेसिफिकेशन में कि द मैक्सिमम पिच ऑफ दिस बोल्ट शुड बी 32T और 300 mm विच एवर इज लेस। तो ये इसकी जो मैक्सिमम होती है या फिर 32T हो या फिर 300 mm हो। अगर वही अगर 10 हुआ तो यहाँ पे 300 mm आप लोग, अगर थिकनेस आपकी प्लेट की 10 mm हुई, ठीक है, तो आपके यहाँ पे 320 हो जाएगा, 320 और 300, तो 300 आपकी मैक्सिमम पिच है, मतलब 300 से आपको कम ही कम लेनी है।
अब देखो, इफ मेंबर्स आर एक्सपोज टू वेदर पिच शुड नॉट एक्सीड 16T और 200 mm विच एवर इज लेस। तो अब कहते हैं कि जब ये तो नॉर्मल कंडीशन में आ गई, लेकिन अब कहते हैं एक्सपोज टू वेदर हो। अब जो हमारा जो मेंबर है जहाँ पे आपको टैकिंग बोल्ट्स लगाने हैं, अगर वो एक्सपोज टू वेदर है तो हमारे कहते हैं कि पिच शुड नॉट एक्सीड 16T और 200 mm विच एवर इज लेस। तो वही सेम आपका ये इस वाला केस में आ जाता है। बस ये हमारा एक्सपोज टू वेदर होता है, ये नॉर्मल होता है, इसमें एक्सपोज टू वेदर हम नहीं लेते। तो ये हमारा टैकिंग बोल्ट्स का था। बस इतनी सी डिजाइन स्पेसिफिकेशन थी, बाकी मैं फॉर्मुलाज वगैरह तो आपको सब करवा चुका हूँ। अब हम उनके बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं। तो देखो, ये आ गया हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, डिटरमाइन द अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी इन टेंशन ऑफ द लैप जॉइंट शोन इन फिगर। अब कहते हैं कि आपको अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालनी होती है, किसकी, जॉइंट की निकालनी होती है। और कौन सी जॉइंट की कहा है कि लैप जॉइंट इन टेंशन। तो फिगर हमारी ये वाली है, इसमें आप देख सकते हैं ऐसे 4 वोल्ट्स हमें दिए हुए हैं, जिसकी हमारी विड्थ है 120 mm। यहाँ पे मैं लिखा हुआ है 120 12 mm, मतलब कि आपकी थिकनेस कितनी होगी, दोनों मेंबर्स की 12 है। ठीक है, दोनों मेंबर्स की 12 है, तो आपका इसमें मिनिमम मैक्सिमम का कोई भी इसमें कोई रोला नहीं आएगा। और इसमें आपको देख सकते हैं आप पिच, इसमें आपको 60 mm दिख रही है, यहाँ पे 30 mm, आपको डिस्टेंस सारे दिख रहे हैं। ठीक है, अभी हम इसको बाद में डिस्कस करते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ द बोल्ट थ्रेड्स आर आउटसाइड द शियर प्लेन। तो देखो, मैंने कहा था आपको कि वैसे मैं क्वेश्चन में लिख दूंगा कि इफ द बोल्ट थ्रेड्स आर आउटसाइड द शियर प्लेन। तो थ्रेड्स आपके शियर प्लेन से बाहर है, मतलब कि आपके शियर प्लेन इन थ्रेड्स आपके क्या हो गया, एन आपका क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब उसमें देखो क्या आता है, यूज M16 बोल्ट्स ऑफ प्रोडक्ट ग्रेड C एंड प्रॉपर्टी क्लास 4.6। देखो, मैंने आपको प्रॉपर्टी क्लास तो सारा पढ़ा दिया था अपने प्रीवियस लेक्चर, लेकिन आपको ये M16 M20 बोल्ट्स वगैरह कुछ नहीं मैंने आपको बताया था। वही मैंने आपको बताया था कि वहां पे कि यार क्वेश्चन में ना थोड़ी सी नॉलेज दी जाती है, क्वेश्चन में तभी करवाता हूँ कि थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज आपको आ जाए। तो देखो, M16 मतलब कि आप, जैसे हम कह देते थे ना कि M20 है, M15 उसमें हम कह देते थे अपने कंक्रीट स्ट्रक्चर में, वैसे इसमें भी होता है। तो M16 का मतलब यहाँ पे पता क्या होगा, डायमीटर ऑफ बोल्ट हो जाएगा। तो M16 है तो आप दे सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ डाया बोल्ट 16 mm। ठीक है, M16 है। अगर यहाँ पे M20 होता तो 20 mm हो जाता, M12 होता तो 12 mm डाया हो जाता। तो ऐसे ये M16 हमारा ऐसे काम करता है, ये वाले M16 बोल्ट जब भी आपका ऐसे लिखा होगा तो मतलब कि डायमीटर है। और प्रॉपर्टी क्लास आपको 4.6 दी हो, तो आपको पता है कि प्रॉपर्टी क्लास को कैसे सॉल्व करते हैं। द यील्ड एंड अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट्स आर 250 मेगापास्कल एंड 410 मेगापास्कल रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब आपको देखो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी नहीं होगा। अब जो मैंने प्रीवियस फॉर्मुलास करवाए थे ना, आज वो सारे यूज हो जाएंगे इसमें। ठीक है, 2 क्वेश्चन कराऊंगा, एक में हमारा सेल्फ रेजिस्टेंस आएगा, एक में नहीं। ठीक है, अब देखो गिवन M16 बोल्ट्स प्रॉपर्टी क्लास 4.6। देखो, सबसे पहले आपको पता है मैं हमेशा गिवन लिखता हूँ। तो M16 बोल्ट्स प्रॉपर्टी क्लास 4.6, FY आपको 250 मेगापास्कल है, FE आपको 410 मेगापास्कल है, थिकनेस आपकी T कितनी, 12 mm। ये इसमें आपको कोई बड़ा छोटे का नहीं था, क्योंकि मैंने जब आपको दिखाई दी डायग्राम इसमें दोनों में 12 था, तो आपको मैक्सिमम मिनिमम की कोई जरूरत नहीं, तो सिंपल आपका T 12 mm आ गई थिकनेस। सिंस बोल्ट बिलोंग्स टू प्रॉपर्टी क्लास 4.6, तो आपको पता है FUB आपको यहाँ पे कितना हो जाएगा, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। तभी यहाँ पे B आया है, ये बोल्ट क्या, तो 4 × 100 400 मेगापास्कल। FYB यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट आपकी क्या आएगी, 0.6 × 400 240 MPa। ये मेगा पास्कल। देखो, मैं इसलिए थोड़ा जल्दी करवा रहा हूँ ये, क्योंकि मैं करवा चुका हूँ थ्योरी में। तो अगर आपने लेक्चर वो वाला प्रीवियस नहीं लगाया तो प्लीज पहले वो लगा लेना, फिर ये प्रॉब्लम्स वगैरह करना। अब देखो डाया ऑफ बोल्ट, तो डाया ऑफ बोल्ट आपको मैंने बता दिया था 16 आ जाएगा। अब डाया ऑफ होल D0, देखो अब आपको क्लियरेंस में आना है। देखो, अगर मैं आपको दोबारा से दिखाऊं तो आप देख सकते हैं, देखो इसमें 16 से 24 mm के बीच में आपको 2.0 mm की आपकी क्लियरेंस ऐड करनी होती है। तो हमारा 16 है, तो यहाँ पे मैंने इसलिए 2 mm इसमें ऐड कर दिया, तो हमारा 18 mm हमारा डाया होल हो गया। ठीक है, अब और क्या क्या चाहिए वो देखते हैं हम। तो देखो, अब सबसे पहले आता है स्टेप 1 स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। देखो, अब इसमें क्या होता है कि ना, सबसे पहले हम स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट निकालेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट निकालेंगे। जो सबसे कम हुआ ना, उससे हम बस कह देते हैं कि वो जॉइंट की स्ट्रेंथ है। कैसे होती है वो आप पूरा देखना, मैंने एक बार ब्रीफ कर दिया। देखो, सबसे पहले हम स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इन शियर निकालेंगे। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इन शियर आपका देखो VDSB VNSF डिवाइडेड बाय गामा MB। तो ये सारे फॉर्मूले जो मैंने ब्लू से लिखे हैं ना, पहले से मैं करवा चुका हूँ। पहले बता दो प्रीवियस लेक्चर में, बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा। अगर रिपीट करा तो ये लेक्चर बहुत लंबा चलेगा। पहले मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ ताकि कम टाइम में आपको मैं ज्यादा बता सकूं। जहां पे आपका VNSB क्या है, देखो FUB डिवाइड बाय √3 NNANB प्लस NSASB। देखो, अब मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे हमारे थ्रेड्स इन्होंने कह दिया बाहर है, मतलब कि अगर मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं दोबारा से, तो आप देख सकते हैं। देखो, इसमें क्वेश्चन में आपको क्या बोलता है, इफ द बोल्ट थ्रेड्स आर आउटसाइड द शियर प्लेन। मतलब ये अगर मैं बोलूँ आपको, ये पूरा एक लैप जॉइंट है। ठीक है, ऐसे हमारा एक लैप जॉइंट ऐसे बना, ठीक है, जिसमें आपको ऐसे बोल्ट लगा दिया। ठीक है, ऐसे आपका बोल्ट लगा, जिसमें जो थ्रेड्स है ना, ये बाहर हो गए, शियर प्लेन के बाहर ही हो गया, मतलब कि सिंगल शियर आ गया इसमें। तो ये तो हमारे यहाँ पे NN देखो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे एक प्लेन हमारा शैंक पे रह जाएगा। तो यहाँ पे शैंक पे हमारे यहाँ पे हम किससे लिखते हैं उसे, आपको पता, देखो NS, तो शैंक पे NS यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो ये आपको मैंने अच्छे से समझा दिया। तो देखो NS यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा, NN आपका 0। अब देखो ASB, अब ASB यहाँ पे देखो क्या होता है, चलो मैं एक बार ना आपको दिखाई देता हूँ फॉर्मुलाज वगैरह का, एक बार दिखाता हूँ, उसके बाद मैं दिखाऊंगा। तो देखो, ये हमने फॉर्मुला करे थे, प्रीवियस लेक्चर में करे थे, थोड़ा से ब्रीफ दूंगा ताकि आपको ये हो कि हाँ भाई लास्ट लेक्चर भी लगाना जरूरी है।
तो देखो उसमें मैंने आपको देखो ASB के सेक्शनल एरिया ऑफ द शैंक ऑफ अ बोल्ट मैंने बताया था π/4 इंटू डी स्क्वायर। ANB जहाँ पे आपका क्या होता है नेट शीयर एरिया ऑफ बोल्ट जो कि हमारा 0.78 ASB हो जाता है। तो ASB यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से हमारा ANB आता है। गामा एमबी हमारा पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर बोल्ट हमारा 1.25 हो जाता है। ठीक है, बाकी आपका देखो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट मैं आपको करवा चुका हूँ। NNSS मैं आपको बता चुका हूँ। देखो नंबर ऑफ शेयर प्लेन विद इन द थ्रेडिंग ऑफ बोल्ट, नंबर ऑफ शेयर प्लेन विद इन द शैंक ऑफ बोल्ट। ठीक है, ये सारी चीजें हम करा दी। अब मैं बार बार ये सारी चीजें रिपीट नहीं करूंगा, अब लास्ट लेक्चर जरूर देख लेना। अब देखो ASB यहाँ पे π/4 इंटू डी स्क्वायर तो 3.14 डिवाइड बाई 4 डी यहाँ पे डायमीटर 16। ठीक है, होल का मत ले लेना, यहाँ पे हमारा सिंपल बोल्ट का आएगा, होल का नहीं आएगा, बोल्ट का आएगा। तो 16 का स्क्वायर यहाँ पे ASB हमारा 201 mm स्क्वायर, तो 200.96 कुछ आ रहा था, तो मैंने इसको अप्रॉक्स 201 कर दिया। अब देखो ANB आ गया, तो ANB यहाँ पे 0.78 इंटू ASB आ जाएगा। तो 0.78 इंटू 201 तो 157 mm स्क्वायर। यहाँ पे अब FUB आपने निकाल रखा है 400, गामा एमबी अभी मैंने आपको दिखाया 1.25। तो आपको ये सारी वैल्यूज ना ये इसमें डाल देनी है, आपको ये सारी वैल्यूज इसमें डाल देने, जिससे आपका VNSB क्या निकलेगा 46473.9 है। देखो अब इसमें ये वाली टर्म तो निगलेक्ट ही हो जाएगी आपकी, क्योंकि NN 0 है तो ये तो 0 है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन ईजी रहेगी। तो देखो 46473.99 न्यूटन। कोई देखो कहता है कि मैं न्यूटन में छोड़ना सकता तो छोड़ सकता है, न्यूटन में कोई बड़ी बात है, लेकिन मुझे तो थोड़ी छोटी टर्म्स हो जाता है, मैं किलो न्यूटन में ले आया। तो 46.5 किलो न्यूटन मैंने अप्रॉक्स इसको कर दिया। हमारा VDSB जो आपका डिजाइन निकल जाता है ना, पूरा डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इन शियर, तो वो कैसे होएगा VDSB इक्वल टू 46.5 डिवाइड बाय आपका पार्शियल सेफ्टी फैक्टर गामा एमबी जो कि आपका 1.25 है, तो 1.25 डाला तो आपका VDSB क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इन शियर क्या आएगा 37.2 किलो न्यूटन। ठीक है, अब ये हमारा शेयर में आ गया। अब हम देखते हैं आगे किस में आएगा। तो देखो अब सेकंड आ गया स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इन बेरिंग। तो स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इन बेरिंग का हमारा देखो क्या फॉर्मूला VDPB इक्वल टू VNPB डिवाइड बाय गामा एमबी। ठीक है, अब जहां पे हमारे VNPB हमारे यहाँ पे क्या होता है 2.5 इंटू KB इंटू D इंटू T इंटू FU। ठीक है, सब कुछ हमें यहाँ पे पता है, सिर्फ हमें KB नहीं पता है ना। और मैंने KB का आपको लिखवाया हुआ सारा फॉर्मूला। KB इज मीडियम ऑफ E/3D0 P/3D0 माइनस 0.25, ये हमारा एडजस्टेंस हो जाता है। FUB/FU 1.0। अब इन चारों का मिनिमम हमें लेना होता है KB की वैल्यू। तो देखो E यहाँ पे हमारा 30, अगर आप डायग्राम में आओ तो वैसे मुझे वहां पे लिख देना चाहिए था गिवन में EB। तो यहाँ पे देखो E आपको पता है 30 है, तो ये आपको 30 आ रहा है। तो यहाँ पे आपने 30 डिवाइड बाई 3 इंटू 18, क्योंकि अब यहाँ पे डायमीटर में होल आना है, ठीक है ना, 16 नहीं आएगा 18 आएगा। तो 3 इंटू 18 करवाए तो 0.56 आ जाएगा। पिच आपको अभी पता है 60 है, तो 60 डिवाइड बाई 3 इंटू 18 माइनस 0.25। FU भी आपको पता है 400 है, FU आपको यहाँ पे गिवन था 410, FU भी आपने प्रॉपर्टी क्लास से निकाला था, तो यहाँ पे आपको 0.98 आ जाएगा और 1 तो सेम रहेगा। तो यहाँ से अगर आप ये सारा सॉल्व करोगे तो आपको 0.56 0.86 0.98 1.0। आप एग्जाम में भी ऐसे ही बना लेना, थोड़ा इजी रहेगा। ठीक है, एग्जामिनर को भी चेक करना थोड़ा इजी रहेगा, वो भी समझेगा हाँ भाई इसे आता था तभी इसने ऐसे करा। अगर आप वही खिचड़ी से पका दोगे, एक लाइन ऐसे 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 से कर दोगे, थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि हाँ भाई थोड़ा सा अनटाइडी से लग रहा है ना, मतलब कि मजा सा नहीं आ रहा आंसर कर देखने में। ठीक है ना, तो आप ये करना ऐसे ही कर लेना, इजी रहेगा। तो यहाँ से मैंने इसको सर्कल कर दिया 0.56, यहाँ पे सब में से मिनिमम आ रहा है, तो KB आपका 0.56 आ गया। अब ये सारी वैल्यूज आपको इसमें डालनी है और अब देखते हैं क्या आते हैं हमारे सारे आंसर। तो देखो अब हमने सारी इसमें वैल्यूज डाल दी। तो VNPB हमारा 2.5 इंटू 0.56 इंटू 16 आपका यहाँ पे क्या आएगा डाया आ गया। 12 आपकी थिकनेस आ गई, 410 आपका FU आ गया। ठीक है, ये हमारा प्लेट का आया ना कि बोल्ट का। तो VNPB यहाँ पे 110.2 किलो न्यूटन आ गया, जिसको हमने डिजाइन में करना तो 1.25 से डिवाइड करना, जो कि आपका फॉर्मुला में भी एक गामा एमबी। तो यहाँ से आपका पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से आपने डिवाइड करा 1.25, तो आपका आ गया VDPB इक्वल टू 88.16 किलो न्यूटन, मतलब आपका स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इन बेरिंग आ गया। ठीक है, अब देखो अब स्ट्रेंथ ऑफ अ बोल्ट क्या आ गया, इन दोनों का मिनिमम, इसका और आपका शियर में। देखो शियर में आपका 37.2 था और यहाँ पे आपका 88.16। अब इन दोनों में कम कौन सा है 37.2, तो ये आपकी स्ट्रेंथ ऑफ अ बोल्ट आ गई। ठीक है, दोनों में मिनिमम लेना होता है, या मैं आपको थ्योरी में भी करवा चुका हूँ। तो देखो स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट की आपकी 37.2 आ गई। अब डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट निकालनी हो, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ जब जॉइंट निकालने हो ना, बस इससे नंबर ऑफ बोल्ट से मल्टीप्लाई कर दो, बहुत ही सिंपल हो गया है। तो डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट जब भी आपको निकालना है तो स्ट्रेंथ ऑफ अ बोल्ट जो आपकी निकलती है उन दोनों का, इन दोनों का मिनिमम लेके शियर में और बेरिंग में लेके जो भी आपका मिनिमम आया वो हमारी तो पहले तो स्ट्रेंथ ऑफ अ बोल्ट हो जाएगी। ठीक है, अब जो डिजाइन स्ट्रेंथ निकालनी है इनटू में आपका क्या आएगा नंबर ऑफ बोल्ट्स हो जाएगा, कितने हैं। तो अगर आप यहाँ पे नंबर ऑफ बोल्ट देखोगे, देखो 1 2 3 4 4 ही दिए हुए हैं। तो देखो नंबर ऑफ बोल्ट्स इंटू स्ट्रेंथ ऑफ अ बोल्ट, तो हमारी डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट निकल आएगी 4 इंटू 37.2 148.8 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट आपकी निकले, जो कि आपको कहा भी जा रहा था कि आपको यही निकालना है। अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी यही होता है जो आपकी डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट आप निकाल रहे हो। ठीक है ना, तो बस यही आप निकाल, लेकिन
अभी तो आपने सिर्फ बोर्ड्स को देखते हुए करा है, अभी आपको प्लेट्स को देखते हुए भी तो करना है। अब हम प्लेट्स में आ जाते हैं, सारा यही सारा सेम कुछ ऐसा ही हम प्लेट्स में भी निकालेंगे। तो देखो अब आता है हमारा स्टेप 2, स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट्स। तो देखो उसमें सबसे पहले हमारे यहाँ पे तो डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इन रप्चर आएगा, जहाँ पे हमने टेंशन का पढ़ा था। टेंशन में हमने कहा था कि रप्चर आता है, तो एक वो आ गया, और एक हमारा ब्लॉक शेयर का भी आएगा, वो भी हम आके देखेंगे। तो देखो सबसे पहले डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इन रप्चर, तो उसका फॉर्मुला आपको करवा चुका हूँ, TDN इक्वल 0.9 AN इंटू FU बाय गामा M1, जहाँ पे आपका AN क्या नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ आपका प्लेट आता है। और उसका भी मैं आपको वहाँ पे फॉर्मुला बता चुका था, मैं लिखा नहीं था, लेकिन दोबारा से मैंने आपको ऐसे लिख के दिखाया था साइड में, तो आप इसमें देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ आपका प्लेट क्या होता है, B माइनस एन डी नॉट ब्रैकेट के बाद T। उसमें क्या आएगा देखो फॉर्मुला में, देखो डी नॉट आपका यहाँ पे क्या गया डायमीटर ऑफ होल, एन हो गया नंबर ऑफ बोल्ट्स, और आपका यहाँ पे बी क्या हो गया विड्थ, ठीक है। तो 120 माइनस 2 इंटू 18 इंटू 12। अब आप सोच रहे हो कि सर आपने नंबर ऑफ बोल्ट 2 कैसे लिया, हमने तो 4 लिया था पहले वाले में। तो आपने जब आपने सर डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट कराया था उसमें आपने 4 लिया, लेकिन इसमें आपने 2 कैसे लिया। अब देखो अब हम आगे रप्चर पे स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट्स पे आ गए। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, देखो वहां पे मैंने फेलियर में ये चीज करवाई थी। अब आप कुछ इस तरह देखोगे, देखो ऐसे, तो ये तो सारा हमारा ब्लॉक शेयर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा अब कैसे होएगा, ये शेयरिंग भी आएगी इसमें, और हमारे यहाँ पे क्या आएगा रप्चर भी आएगा, टेयरिंग भी आएगी हमारी सारी वो। तो इसको मैं एक बार ऐसे नाम ले लेता हूँ, देखो 1, ये हमारा सेकंड, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अब आपका देखो रप्चर आ रहा है, रप्चर आपका 3 और 4 में आएगा। देखो अब ये पीस ना ऐसे बाहर जाने को करेगा, ये पीस ऐसे इतना सा पीस ऐसे बाहर जाने को करेगा। अब यहाँ पे क्रैक्स कहाँ पे आएंगे, 3 और 4 पे आएगा। 3 और 4 से यहाँ पे आपको पता चलेगा कि हाँ भाई यहाँ पे रप्चर होगा, 3 और 4 में आपका रप्चर होगा। देखो ये वाली लाइन ये रप्चर ही बता रही है, तो 3 और 4 में आप कैसे रप्चर होगा, तो वही आपको यहाँ पे निकालना है, वही उसके लिए हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे बोल्ट्स कितने आ गए अब रप्चर में, अब रप्चर में तो सिर्फ 2 ही बोल्ट्स आया ना। देखो 3 और 4 में आप देख सकते हैं एक बोल्ट सेकंड बोल्ट, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ बोल्ट यहाँ पे लिखा है 2 इंटू 80। तो 2 यहाँ पे नंबर ऑफ बोल्ट कुछ इस तरह है। तो ए ने यहाँ पे क्या गया 1108 mm स्क्वायर, तो 1008 mm स्क्वायर। अब यहाँ से आपने सारी वैल्यूज इसमें भरी, तो TDN यहाँ पे देखो 0.9 इंटू 1008 इंटू 410, एफ आपको दिया हुआ है, गामा M1 आपको वही सेम 1.25, तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है। तो यहाँ पे आपका TDN क्या आएगा, जो कि आपको डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इन रप्चर आता है 297.56 किलो न्यूटन, ठीक है, 297.56 किलो न्यूटन। अब ये तो इसमें आ गया, रप्चर में आ गया। अब हम ब्लॉक शियर में देख लेते हैं। तो देखो बात तो हमारे सेकंड डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू ब्लॉक शियर, तो सारे फॉर्मुले हम कर चुके हैं TDB और TBD में। देखो अब इसमें बस मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्या नहीं समझाया था कि AVG, ATN, AVN, ATG ये कैसे निकलते हैं। देखो अब सबसे पहले इसकी दोबारा से हम डेफिनेशन देखें तो क्या होता है। देखो AVG और AVN की सबसे पहले देखते हैं। आर द मिनिमम ग्रॉस एंड नेट एरिया इन द शियर अलोंग द बोल्ट लाइन पैरेलल टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो हमें ये एरियाज है किसके इन शियर होते हैं अलोंग किसके निकालने, बोल्ट लाइन एक्शन ऑफ फोर्स। तो बोल्ट लाइन एक्शन ऑफ फोर्स हमारे देखो कुछ इस तरह होता है, मतलब P इस तरफ हो गया, एक हमारा P इस तरफ हो गया, तो इसके लॉन्ग हमारे क्या आते हैं 1 2 3 और 4 5 6, ठीक है। ये तो आपको चलो पता चल गया। अब इसका हमें क्या निकालना है, ग्रॉस एरिया और नेट एरिया। देखो एक मैं अगर आपको चीज बताऊं, ग्रॉस में और नेट में हमारे क्या होता है डिडक्शन ऑफ होल हो जाता है, ठीक है। जो हमारे ये होल्स होते हैं ना बोल्ट के, जो हमारे होल्स होते हैं ये हमारे डिडक्ट हो जाते हैं उसमें से, ठीक है। नेट तो वो होता है, ग्रॉस होता है हमारे जो सारा ही लेना होता है। तो देखो कैसे, अब हमें सिर्फ इस क्यूब की बात करते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 इसमें बात करेंगे। अब हमने देखो निकालना है AVG, ग्रॉस एरिया निकालना है, जो कि आपको 1 2 3 4 5 6 इसके अलॉन्ग होएगा। देखो कैसे 60 प्लस 30, देखो सबसे पहले हम देखो विड्थ करते हैं पूरा लेंथ 60 प्लस 30, देखो 60 यहाँ तक का प्लस 30, देखो मैंने कहा था पूरा लेना, तो यहाँ से यहाँ तक हम आगे 60 प्लस 30 इंटू 12 हमारे क्या थिकनेस है 12 mm आपको पता है। इंटू में 2 क्यों करा, आप देखो अब यहाँ पे इंटू में 2 इसलिए करा क्योंकि एक इस साइड का हो गया, एक इस साइड का हो गया, ठीक है। दोनों साइड का हमें निकालना है, दोनों साइड का निकालना है, तो इंटू 2 में हमारे ऐसे कर दिया, तो जिससे कि आपका 2160 mm स्क्वायर यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये तो आपका आ गया 2160 mm स्क्वायर, ये तो इजी था। अब आते हैं हम AVN में, ये थोड़ा मुश्किल है, कैसे समझने में मुश्किल है, वैसे करने में बहुत ईजी है। कि AVN में हमारे क्या नेट आना है। अब देखो नेट में क्या होता है, देखो सबसे पहले हमारे मैंने कहा था होल की रिडक्शन होगी। देखो 4 5 6 में आपको ये तो पता है कि 60 प्लस 30 तो हो गया। अब होल्स में निकालना है, देखो इसमें से आपको पता है कि जब हमारी ये लाइन यहाँ तक है, ये चीज हमारी ऐसे आ रही है, ठीक है, ये हम ऐसे कह देते हैं एक बार के लिए, तो यहाँ तक है। देखो अब आपको देखो नेट निकालना है, नेट में आपको ये होल्स नहीं चाहिए, ये होल्स का एरिया आपको इसमें चाहिए ही नहीं। तो आप इसमें क्या करो, देखो एक तो जो हम 4 5 6 के अलॉन्ग चल रहे हैं एक बार, ठीक है, तो इसमें अगर आप देखोगे तो हमारे एक ही पूरा आ गया, जिसका आपको पता है डायमीटर यहाँ पे क्या है 18 है, ठीक है, 18 ये आ गया, इतना का 18 आ गया, ये हमने डिडक्ट कर लिया। और इसमें इतना से ये डिडक्ट करना है, क्योंकि हमें तो होल के डायमीटर, हमें होल से मतलब ही नहीं है कि ना नेट एरिया में हमें होल का चाहिए नहीं, सब कुछ माइनस कर दो। तो यहाँ से हमारा देखो 60 तो यहीं तक है ना, यहीं तक है 60 ये,
तो इसमें से पहले तो ये तो पहले से डिडक्ट हो रखा है लेंथ में, तो हमें वो तो चलो छोड़ दिया हमने। अब हमारा इसमें से ये डिडक्ट होगा, ये कितना डिडक्ट होगा, हाफ होगा, तो ये हमारा पूरा, ये हमारा डिडक्ट होगा हाफ, तो 1.5 हो गया पूरा टोटल। तो मैंने लिख दिया -1.5 × 18। तो ये तो बेसिक मैथ्स है, ठीक है, ये तो अब आप इंजीनियरिंग लेवल पे आकर भी कर सकते हो। तो आपको सिंपल भी कर सकते हो कि -9 + 9 + 9। अब आप ऐसे भी कर सकते हो, तब भी आपका सेम आता है। तो 60 + 30 -1.5 × 18 करोगे, इंटू 12, वही थिकनेस इंटू 2, दोनों साइड का 1512 m²। तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया एक बार नोट में कि लॉन्ग 1 2 3 एंड 4 5 6। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब एटीजी, एटीजी देखो, अगर आपको डेफिनेशन में दोबारा से दिखाऊंगा। अब एटीजी और एटीएन की आर द मिनिमम ग्रोस एंड नेट एरियाज इन टेंशन फ्रॉम द बोल्ट होल टू द एज ऑफ अ प्लेट। और अगर आप एज ऑफ प्लेट में नहीं कर रहे हम, वो तो हम कर ही नहीं रहे क्योंकि हमारा ये ब्लॉक शेल में आ गया। बिटवीन बोल्ट होल्स परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो कहते हैं बिटवीन बोल्ट होल्स, जो हमारे बोल्ट होल्स हमारे एक बनते हैं, अगर मैं आपको डायग्राम दोबारा से दिखाऊं, इनमें जो कि परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हमारी पी है, इसका परपेंडिकुलर तो यही हो जाएगा। यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर 3 4 के अलॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो आप दे सकते हैं 3 4 पे देखो 60 × 12, तो 60 आपको पूरी लेंथ दी हुई है। बी आपका देखो यहाँ पे थिकनेस मतलब टी इंटू 12 कर रहा था, 720 m² आ गया। अब देखो एटीएन भी सेम ही आएगा। अब देखो एटीएन में आपको पता है फिर से वही नेट है, तो नेट में आपको डिडक्शन तो लानी है, और डिडक्शन किसी को होल की लानी है, तो आपको होना ही नहीं चाहिए। सिर्फ 60 तो यहाँ तक है, यहाँ तक तो है ही नहीं। ठीक, ये ऐसे हो गया। अब -18/2, -18/2 वही मैंने आपको चीज समझाई है, इसमें वो चीज नहीं समझाई, इसमें समझा दी कि यहाँ पे 18 एक बार कम कर दिया, यहाँ पे 18/2 एक बार कम कर दिया। ठीक है, 9 यहाँ से कम हो गया, 9 यहाँ से कम हो गया। अगर मैं यहाँ पे टोटल 18 भी लिखता ना, 60 - 18 फिर भी ठीक था। इंटू 12, यहाँ पे इंटू 2 नहीं हो रहा क्योंकि एक ही है बस, ये 3 4 है। हम 2 5 के लॉन्ग चल ही नहीं रहे क्योंकि ये पूरा क्यूब ऐसे से निकलेगा। तो हम 3 4 के लॉन्ग ये हम सिर्फ तो यहाँ पे हम इंटू 12, तो यहाँ पे 504 mm²। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया अलॉन्ग 3 4। अब देखो गामा m0 1.1 हो जाएगा और गामा m1 आपका 1.25, ये सब आपको पता है। अब ये सारी वैल्यूज आपने इसमें डालनी। देखो कैलकुलेशंस मेरा काम नहीं है करना, कैलकुलेशंस आपका काम है, मुझे मेरा काम आपको समझाना। सारा सारा मैंने आपको अच्छे से समझाया। थोड़ा जल्दी मैं बोलता हूँ मुझे पता है, लेकिन वो इसलिए मैं बोलता हूँ ताकि कम टाइम में आपको मैं ज्यादा समझा सकूँ। आप स्लो भी कर सकते हो, दोबारा रिपीट भी कर सकते हो। अगर मैं राम राम से ऐसे हल्का हल्का बोलता रहूँ तो कोई फायदा नहीं, लंबी वीडियो चली जाएगी और उसका कोई फायदा नहीं है। तो देखो गामा m0 1.1, गामा m1 1.2, सारी वैल्यूज अगर आप इसमें डालोगे तो आपको यहाँ पे क्या बनेगा। देखो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक मेरी यहाँ पे कैलकुलेशन में है कि टीडीबी आपका 614 किलोमीटर नहीं है, यहाँ पे आपका पता है कितना है, 432.4 किलोमीटर है। ये बस थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक थी, तो 432.4 किलोमीटर टीबीडी, इसमें हमने सारी वैल्यूज पुट करी तो 421.6 किलोमीटर। अब यहाँ पे सारा हो गया आपका। बस अब आपको यहाँ पे निकालना क्या था कि अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी आपने निकालना था। द अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी इन टेंशन ऑफ द लैप जॉइंट। तो देखो द अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द जॉइंट इज। अब आप पूछोगे सर आपने ये कैसे लिया, मैंने आपको बताया था थ्योरी में कि सबका मिनिमम लेना है। अब देखो पहले तो आप इन दोनों में मिनिमम देखो 4 to 1.6 किलोमीटर, ठीक है, इसका मिनिमम हो गया। अब देखो इसमें की वैल्यू क्या आई थी, देखो डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इन रप्चर इसकी 297.56, तो इसका मिनिमम क्या था 421.6 था, यहाँ से हमारी 297.56 आया, तो ये मिनिमम उठा लिया। अब हमारी एक चीज रहेगी, क्या रहेगी, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट हम पहले से निकाल चुके हैं। देखो नंबर ऑफ बोल्ट्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। तो देखो अब इन दोनों में कंपेयर आप करोगे तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी आपकी 148.8 किलोमीटर, बस ये तो आपकी होगी। देखो डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट आती है, लेकिन सबसे मिनिमम में निकालनी, तो सबसे मिनिमम आपकी 148.8। देखो मिनिमम के लिए हो गया तो मैक्सिमम के लिए तो हो ही जाएगा। मिनिमम के लिए आपको चाहिए होता है, ठीक है, मिनिमम अगर आपका यहाँ पे इससे ज्यादा अगर इससे कम लगी तो फिर तो भाई आपका फेल ही हो जाएगा। तो मिनिमम को तो आपके लिए करना ही पड़ता है। तो 148.8 किलोमीटर आपकी यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट आपका आ गया। तो यहाँ पे आपका पूरा क्या आ जाता है, द अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द जॉइंट इज 148.8 किलो न्यूटन। बस आपका ये इतना सही था, इससे कुछ ज्यादा नहीं था। देखो बहुत इजी था, सिंपल फॉर्मुला बेस्ड ही था, बस थोड़ा सा आपका ज्यादा दिमाग कहाँ पे लगता है, आपका यहाँ पे लगता है, बाकी आपका कहीं पे भी लगता है, सीधा फॉर्मुला बेस्ड था। ठीक है, अब ये तो एक क्वेश्चन हो गया। एक मैंने आपको बताया था कि मैं स्लिप रेजिस्टेंस पर भी एक क्वेश्चन कराऊंगा, तो हम नेक्स्ट हम वो क्वेश्चन करते हैं, 2 क्वेश्चन हो जाएंगे ताकि आपका अच्छे से बोल्ट कनेक्शन हो जाए। तो देखो वो आ गया हमारा सेकंड, रीडू द एग्जांपल, जो हमने पहले एग्जांपल करा है, यूजिंग हाई स्ट्रेंथ बोल्ट्स ऑफ नॉमिनल साइज M16 ऑफ द प्रॉपर्टी क्लास 8.8। तो 8.8 आ गया, तो मतलब हम मानते हैं कि हाई स्ट्रेंथ बोल्ट्स है ये। ठीक है, पहले हमने 4.6 करा था, 8.8 इफ ए और बी नो स्लिप इज परमिटेड एट अल्टीमेट लोड। देखो ये जो क्वेश्चन है 10 नंबर में आ सकता है, जो पहले वाला है वो भी वैसे 10 में आ सकता है, लेकिन टीचर्स वगैरह ना ये इसको भी डाल देते हैं 10 नंबर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नो स्लिप इज परमिटेड एट अल्टीमेट लोड, स्लिप इज परमिटेड अल्टीमेट, जो हमने अभी करा हमारा बी पार्ट हमने करा एक तरह का, उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, क्योंकि अगर वो उसमें कुछ लिखा होता कि स्लिप ऐसे नहीं परमिटेड है तो आप करते ही करते इस तरह जो मैं करवाऊंगा। लेकिन अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा हो तो आपने जो नॉर्मल करा पहले वैसे ही करा करो। ठीक है, अब इसमें लिखा हुआ कि स्लिप इज परमिटेड अल्टीमेट लोड, तो स्लिप आपने रोक दिया। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स आपने रोक दी, जो हमने जो पहले करा है डिजाइन सेम वैसा होगा। तो मैं बी पार्ट नहीं करवा रहा, बी पार्ट आपका एक तरह का होमवर्क होएगा।
क्योंकि इसमें अब सारी चीजें नहीं हो जाएंगी, क्योंकि 8.8 के लिए जाएगा तो 8 पॉइंट के लिए 800 आ जाएगा। देखो यहाँ पे हमारे ऐसे फर्क पड़ जाएगा, ठीक है, FUB में और FYP में तो 800 आ जाएगा और 640 आ जाएगा। अब हम करते हैं नो स्लिप इज परमिटेड अल्टीमेट लोड, मतलब कि जो हमने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था स्लिप रेजिस्टेंस, द डिजाइन फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय बोल्ट एट द इंटरफेरेंस ऑफ द कनेक्टेड पार्ट इज गिवन बाय VDCF इज इक्वल टू VNF डिवाइड बाय गामा MM, जहाँ पे आपका VNF क्या होता है, नॉमिनल फ्रिक्शनल कैपेसिटी प्रोड्यूस बाय बोल्ट, उसका क्या होता है μF NC KH F0। ठीक है, अभी सारी वैल्यूज मैंने आपको सब सिखाया हुआ है, बस मैंने आपको बताया था कि ये एग्जाम में एक बार आया हुआ है तो मैं इसलिए आपको करवा रहा हूँ। देखो नो स्लिप इज परमिटेड अल्टीमेट लोड, तो ये वाला फॉर्मूला आपको सारा बता दिया। वेयर μF, अब देखो आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन हुआ, अगर आपको दिया होता μF की मतलब कि आपका देखो μF यहाँ पे क्या होता है, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या फिर स्लिप फैक्टर। अगर आपको दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो मैंने यहाँ पे पहले से लिख के रखा है यूजुअली 0.55। KH भी मैंने आपको बताया हुआ है 1.04 स्टैंडर्ड क्लियरेंस। गामा MF आपका क्या आएगा, देखो 1.10 फॉर स्लिप रेजिस्टेंस डिजाइन सर्विस लोड, हम अल्टीमेट पे कर रहे हैं तो हमारा 1.25 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। बाकी F0 का मैंने देखो मिनिमम बोल्ट टेंशन आपकी यहाँ पे क्या आएगी, ANB इंटू F0 स्मॉल F0, जहाँ पे आपके F0 क्या प्रूफ स्ट्रेस है, तो ANB तो आपको निकाल सकते हो, नेट टेंसाइल स्ट्रेस एरिया ऑफ बोल्ट है यहाँ पे ANB है, ठीक है, AN नहीं है ANB है। प्रूफ स्ट्रेस 0.7 FUB तो आपने निकाल ही रखा है, ये यहाँ पे ये रहा FUB। तो अब देखो सारी वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं। देखो μF की 0.55, KH की 1.0, NC का आपका 1 है, ये आपका नंबर ऑफ शेयर प्लेन आ गया। तो देखो एट हमारा फ्रिक्शनल फोर्स, तो देखो एक ही आएगा ना, हमने रीडू द सेम एग्जांपल करा। सेम एग्जांपल देखो आपको पता है शैंक पे सिर्फ एक ही आया था, ठीक है ना, शैंक पे आपका सिर्फ एक ही आया था, तो आपका NC यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, अब बाकी वैल्यूज भी हम देख लेते हैं। तो देखो अब आता है हमारा F0 ANB इंटू F0, जो कि हमारा F0 ये कैपिटल F0 हमारा यहाँ पे क्या है, मिनिमम बोल्ट टेंशन। ठीक है, यहाँ पे प्रूफ स्ट्रेस होता है, तो प्रूफ स्ट्रेस आपका क्या 0.7 इंटू FUB, तो FUB आपका 800, 0.7 इंटू 800, तो आपका F0 जो कि आपका प्रूफ स्ट्रेस था 560 MPa आ गया, तो ये आपका ये तो चलो निकल गया। अब ANB रह गया, ANB आपका देखो पता है 0.78 इंटू ASB, ये तो आपको पता है, अभी मैंने सबसे शुरू में आपको ये बताया ही था जब हमने सबसे पहले निकाला था बोल्ट के लिए शेयर कैपेसिटी। और 0.78 इंटू 201 ASB आपको पता है 5/4 इंटू D स्क्वायर करे वो, तो यहाँ से आपका 200.96 आना था, तो मैंने 201 mm² आपको पूरा ले लिया था। तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 0.7, तो ANB आपका 157 mm² आ गया, तो जो कि आपका नेट टेंसाइल स्ट्रेस एरिया ऑफ बोल्ट आ गया। यहाँ पे आपका देखो मिनिमम बोल्ट टेंशन आपका फिर यहाँ पे क्या आता है 157 इंटू 560। ठीक है, अब आपको सारी वैल्यूज इसमें डाल देनी है VNF में। ठीक है, VNF आपने अभी क्या लिया था पूरी वैल्यू अगर मैं आपको दिखाऊंगा, आपने लिखी हुई है यहाँ पे गिवन में μF इंटू NC इंटू KH इंटू F0। μF आपका यहाँ पे क्या 0.55, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। अभी आपने यहाँ पे मिनिमम बोल्ट टेंशन आपने क्या निकाली है 157 इंटू 560, ये सारा कुछ पुट करा तो VNF क्या आ गया 48.36 किलोन्यूटन। मैं किलोन्यूटन में लेके चलता हूँ मोस्टली क्योंकि छोटी टर्म्स ही ज्यादा इजी लगती है। तो डिजाइन फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस बाय बोल्ट क्या आ जाएगा डिवाइड बाय 1.25, जो कि आपका था ही फॉर्मूला ही था, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से डिवाइड करना है गामा MF। गामा MF आपको पता ही है क्या है, तो आपने 1.25 लिया क्योंकि अल्टीमेट लोड पर है, तो 1.25। तो यहाँ पे आपका VDSF क्या आ गया 38.7 किलोन्यूटन। अब देखो ये तो आपका डिजाइन फ्रिक्शन फोर्स आ गई बाय अ बोल्ट, ठीक है, लेकिन अब आपको स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट निकालना, तो मैंने आपको पता है स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट मैंने आपको सिखाया हुआ, जब आप बोल्ट्स में आते हो तो मल्टीप्लाई बाय सिर्फ नंबर ऑफ बोल्ट्स ही करना है, बहुत ईजी है। तो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स आपका क्या नंबर ऑफ बोल्ट्स आपके, वही मैंने कहा था रीडू द सेम एग्जांपल, तो रीडू द सेम एग्जांपल हुआ तो यही आपके पूरे 4 1 2 3 4 बोल्ट्स है, तो 4 इंटू 38.7 155 किलोन्यूटन। देयरफॉर बस वही आपकी सेम चीज होगी जो हमने पहले अभी डिस्कस करी, द अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द जॉइंट इज 155 किलोन्यूटन, जब हमारी स्लिप हमारी परमिट नहीं होती। अगर अब जो हमारे बी पार्ट है इसका, अब जो हमारे बी पार्ट है नहीं आपका होमवर्क, मैं कह रहा हूँ होमवर्क की तरह कह रहा हूँ या फिर आप प्रैक्टिस कह लो, प्रैक्टिस के लिए आप कह लो, ये आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, स्लिप इज परमिटेड अल्टीमेट लोड, अब इसमें ये थोड़ा सा फर्क पड़ गया तो थोड़ा सा वैल्यूज का भी फर्क पड़ेगा बीच बीच में। ठीक है, बस ये 2 ही क्वेश्चन थे आपके लिए, बहुत ही इजी थे। जब हम टफ क्वेश्चन करेंगे, जब हमारे पूरे डिस्कस खत्म हो गए उसके बाद मैं एक एक करके सारे टफ क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन ये 2 क्वेश्चन मुझे लगा कि हाँ भाई आपको बोल्टेड कनेक्शन समझने में बहुत जरूरी है। और यही था पूरा आज का हमारा पूरा लेक्चर। तो ये था आज का हमारा पूरा लेक्चर बोल्टेड कनेक्शन। तो इसकी हमने थ्योरी कर ली, टर्मिनोलॉजी कर ली, फेलियर्स कर लिया, अब हमने डिजाइन स्पेसिफिकेशन कर लिए, और हमारे अभी हमने प्रॉब्लम्स भी 2 डिस्कस कर ली। अब देखो इसमें ना एक तरह के और चीज रहती है, क्वेश्चन और रहता है उसमें थोड़े फॉर्मुलास अलग होते हैं। देखो पार्ट तो वो बोल्टेड कनेक्शन का ही, लेकिन उसमें फॉर्मुला ना थोड़े अलग रहते हैं, तो मैंने इसको अलग से पार्ट दिया हुआ है जिसको आप बोलते हैं डायमंड कनेक्शन। तो जस्ट इसका नेक्स्ट लेक्चर ही वो मैं कराऊंगा, 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगा, जिससे आपका पूरा बोल्टेड कनेक्शन पूरा हो जाएगा। और एक चीज और याद रखना कि जो इसमें मैं फॉर्मुलास वगैरह करवा रहा हूँ ना, ये आपके सारे के काम आएगा। जब हम फ्रेंड सेक्शन में जाएंगे ना तब भी आपको काम आएगा, फ्रेंड में आएगा, टेंशन मेंबर्स में आएगा, हर एक में काम आएगा। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और पूरी प्लेलिस्ट देखने के लिए DCS की हमारे चैनल सिविल साइको जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।